स्टूडेंट्स, आज का जो इम्पोर्टेंट न्यूज़ है उनको हम रीड करेंगे। फर्स्ट न्यूज़ है पहलगाम टेरर अटैक के बारे में। एनआईए नाम का जो हमारा एजेंसी है उनके द्वारा इस टेरर अटैक को इन्वेस्टिगेट किया गया है। एनआईए ने एक सप्लीमेंट्री चार्जशीट के अंदर लश्कर ए तैयबा नाम का जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन है उसके चीफ को चार्ज किया गया इस अटैक के रिगार्डिंग में। इनिशियली जब ये अटैक होता है तो टीआरएफ नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने रिस्पॉन्सिबिलिटी लिया था कि उन्होंने इस अटैक को कैरी आउट किया है। और टीआरएफ आप देखिए कि एज ए प्रोक्सी के रूप से काम करता है लश्कर ए तैयबा का। तो लश्कर ए तैयबा के जो चीफ हैं उनका भी इस अटैक के रिगार्डिंग में इन्वॉल्वमेंट है। और अटैक के लेटर फेज में हमारी जो सिक्योरिटी फोर्सेज हैं उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर को लॉन्च किया था। ऑपरेशन सिंदूर का जो इनिशियली टारगेट था वो यही था कि पाकिस्तान के अंदर में जो टेरर ऑर्गेनाइजेशन सिचुएटेड हैं उनके बेस को टारगेट है वो किया जाए, उनके इंफ्रास्ट्रक्चर को डैमेज है वो किया जाए। स्टूडेंट्स, हमारी सिक्योरिटी फोर्सेज ने एक और ऑपरेशन को लॉन्च किया था। टीआरएफ के जो टेररिस्ट हैं जिन्होंने ये अटैक को किया था उनको एलिमिनेट करने के रिगार्डिंग में, या जो जो टेररिस्ट पर्सन है वो बॉर्डर एरिया को क्रॉस है वो ना कर सकें। तो उस ऑपरेशन का नाम क्या है? ऑपरेशन महादेव है वो उसका नाम रखा गया था। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए? तो बेसिक इन्फॉर्मेशन आपको फर्स्ट ऑफ ऑल पहलगाम के बारे में जानकारी होना चाहिए कि पहलगाम के वहाँ पे जो टूरिस्ट पर्सन है उनका विजिट लार्जर नंबर के अंदर में क्यों हुआ करता है। एक तो आप देखिए कि समर के समय में रेस्ट ऑफ द पार्ट ऑफ द इंडिया के अंदर में जो टेम्परेचर है वो इंक्रीज करता है और हिली एरियाज़ के अंदर में जो टेम्परेचर है वो डिक्लाइन करेगा। इसी वजह से आप देखिए कि जब ब्रिटिश ऑफिशियल्स इंडिया के अंदर में हुआ करते थे तो उन्होंने भी काफ़ी सारे जो हिल स्टेशंस हैं वो इसी वजह से डेवलप किए थे कि जो समर के समय में उन एरियाज़ को एज ए वर्क के रिगार्डिंग में यूज है वो कर सकें। तो पहलगाम के वहाँ पे जो टेम्परेचर है वो कम हुआ करता है और समर का ही समय था जब ये अटैक हुआ था। काफ़ी सारे जो टूरिस्ट पर्सन है वो वहाँ पे गए हुए थे। नेचुरल ब्यूटी है वो भी एक रीज़न है जिसकी वजह से लार्जर नंबर के अंदर में लोग विजिट करते हैं, क्योंकि वहाँ पे मिडो फॉर्मेशन है वो हुआ करता है। मिडो फॉर्मेशन बेसिकली क्या होता है, आप देखिए कि कभी आप गूगल करते हो स्विट्ज़रलैंड के बारे में तो वहाँ पे आप जिस तरीके से नेचुरल ब्यूटी को देखते हो उसी तरीके का एक ग्रासलैंड है वो क्रिएट होता है। और ग्रासलैंड के अंदर में आप देखिए कि वहाँ पे लेक है वो भी हुआ करती है। तो एक नेचुरल ब्यूटी का जो सीन है वो क्रिएट होता है, इस वजह से लार्जर नंबर के अंदर में जो पर्सन है वो विजिट करते हैं। मिडो फॉर्मेशन के एरिया को कभी कभी आपने मिनी स्विट्ज़रलैंड या इंडिया का स्विट्ज़रलैंड इस तरीके से भी आपने रीड किया होगा। हिमाचल प्रदेश के अंदर में आप देखिए कि खजियर नाम का जगह है जो कि इसी के लिए काफ़ी ज़्यादा फेमस है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स यहाँ पे चार्जशीट के बारे में मेंशन हुआ है। चार्जशीट बेसिकली क्या हुआ करता है, इनिशियली आप देखिए कि कोई भी केस जब रजिस्टर हुआ करता है तो केस का जो इनिशियल इन्फॉर्मेशन होता है वो तो एफआईआर के अंदर में हुआ करता है, जिसको कि हम फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट के रूप से भी जाना करते हैं। सेकेंड, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट अगर यहाँ पे टेरिटरी डिसाइड नहीं है कि किस टेरिटरी के अंदर में है तो 0 एफआईआर है वो भी फाइल की जा सकती है, जो कि हमारे नए जो क्रिमिनल लॉज हैं भारतीय न्याय संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, उसके अंदर भी 0 एफआईआर के प्रोविज़न के बारे में मेंशन किया गया है। क्योंकि काफ़ी बार आप देखिए कि क्राइम का टेरिटरी नहीं पता है, पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो एक दूसरे को एक कन्फ्यूजन क्रिएट करते हैं चार से वहाँ पे जो केस है वो रजिस्टर ना हो। इस वजह से 0 एफआईआर का जो कॉन्सेप्ट है उसको इंट्रोड्यूस है वो किया गया है। फिर आता है स्टूडेंट चार्जशीट। जब उस केस का इन्वेस्टिगेशन होता है उसके बाद में पुलिस ऑफिशियल्स हैं वो चार्जशीट के अंदर में डिटेल यहाँ पे जो लोग हैं उनको चार्ज किया जाता है, कौन कौन से जो प्रोविज़न है वो यूज हुए हैं उनके अगेंस्ट में वो चार्जशीट डॉक्यूमेंट के अंदर में मेंशन होते हैं। क्या चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट है क्या? क्योंकि आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने अभी रिसेंटली 2023 या 22 या 23 के समय में इसके रिगार्डिंग में एक जजमेंट दिया था कि जो चार्जशीट है वो पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है। पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है उसका मीनिंग क्या है कि इसको यहाँ पे जो जो पब्लिक के जो प्लेटफॉर्म है उसके ऊपर में इसको अपलोड नहीं किया जा सकता। जिन पर्सनस के अगेंस्ट में चार्ज लगे हैं उनकी पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो इसके अंदर में मेंशन हुआ करती है कि वो कहाँ के रेजिडेंट्स हैं, क्या उनका मीन्स उनके कॉन्टैक्ट जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन है वो उसमें दी जाती हैं। तो चार्जशीट एक पब्लिक डॉक्यूमेंट नहीं है, ये सुप्रीम कोर्ट ने ऑब्जर्व है वो किया था। नेक्स्ट आप देखिए कि ये जो टेररिस्ट पर्सन है हाफिज़ सईद, उनके बारे में अगर हम रीड करें तो ये वो पर्सन हैं जिन्होंने इंडिया के अंदर में काफ़ी सारे जो टेरर अटैक्स हैं वो किए हैं। इनका कहीं ना कहीं इन्वॉल्वमेंट है वो रहा है काफ़ी सारे टेरर अटैक्स के अंदर में। 2000 के समय में जो रेड फोर्ट का एरिया है वहाँ पे अटैक हुआ था 2000 के समय में।
रेड फोर्ट का एरिया है वहाँ पे अटैक हुआ, उसके अंदर में इनका इन्वॉल्वमेंट था। सेकंड आप देखिए कि 2001 के समय में फिर हमारा जो पार्लियामेंट है उसके ऊपर में अटैक होता है, तो पार्लियामेंट अटैक के अंदर में भी इनका इन्वॉल्वमेंट था और उस दौरान में हमारे काफ़ी सारे जो लोग हैं उनका भी डेथ, सिक्योरिटी पर्सनल जो है उनका भी डेथ है वो हुआ था उस 2001 के अटैक के अंदर में। फिर 2002 के समय में अक्षरधाम जो टेम्पल है वहाँ पे अटैक हुआ था। 2006 में आप देखिए कि मुंबई जो ट्रेन का जो ब्लास्ट था उसके अंदर में भी ये जो हाफिज़ सईद नाम के जो पर्सन है उनका इन्वॉल्वमेंट है। और 2006 के बाद में 2008 का जो हमारा मुंबई के अंदर में 26/11 हुआ था उसमें भी इनका इन्वॉल्वमेंट था। तो इस तरीके से आप देखिए कि एंटी इंडिया इनके द्वारा काफ़ी सारे अटैक्स के अंदर में इन्वॉल्वमेंट है वो रहा है। और उसके बाद में इनको एक स्पेशल डेजिग्नेट जो ग्लोबल टेररिस्ट है उसके रूप से भी डेजिग्नेट है वो किया गया कि ग्लोबल टेररिस्ट पर्सन है, इनको कंट्रोल करने का ज़रूरत है, इनका मूवमेंट है वो नहीं होना चाहिए। और जब भी किसी पर्सन को डेजिग्नेट कर दिया जाता है तो उनका मूवमेंट के ऊपर में भी रेस्ट्रिक्शन आपको मिलेगा। यूएनएससी के अंडर में आप देखिए एक रेजोल्यूशन हुआ करता है 1267। यूएनएससी के अंडर में रेजोल्यूशन का नंबर है वो क्या है 1267। इस रेजोल्यूशन के थ्रू भी जो ग्लोबल टेररिस्ट है वो डिक्लेयर किया जाता है, या इसको जो रेस्ट्रिक्शन का जो रेजोल्यूशन है वो भी बोला करते हैं कि किसी पर्सन को इस कैटेगरी में अगर डेजिग्नेट कर दिया गया तो उसके अगेंस्ट में जो रेस्ट्रिक्शंस हैं वो इम्पोज होते हैं। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन हमने यहाँ पे रीड किया। नेक्स्ट आप देखिए कि कोलंबो के बारे में है, श्रीलंका का जो कैपिटल है कोलंबो, वहाँ पे क्या हुआ है, प्रिजन के अंदर में क्लैश हुआ है और कुछ लोगों का उसमें डेथ भी हुआ। अब श्रीलंका के वहाँ पे प्रिजन एरिया के अंदर में ये सिचुएशन इस वजह से हुआ क्योंकि वहाँ पे जो प्रिजनर हैं उनका संख्या ज़्यादा है, और जब प्रिजनर्स का संख्या ज़्यादा है डेट मीन्स कि ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं, जो कि हमारी कंट्री के अंदर में भी हम काफ़ी बार रीड करते हैं। और आप देखिए कि ओवर क्राउड होने की वजह से ये क्लैश वहाँ पे नेचुरल वे में काफ़ी बार हो चुके हैं, जैसे कि कोविड के समय 2020 के दौरान में भी एक क्लैश हुआ था। ये आपको याद नहीं रखना है कि वहाँ पे कब प्रिजन के अंदर में क्लैश हुआ था, 2012 के समय भी एक क्लैश है वो हुआ था। तो ऐसे क्लैश बार बार होना शो करता है कि ओवर क्राउडेड प्रिजन्स हैं। ओवर क्राउडेड प्रिजन होगा तो क्या मीनिंग है कि अनहाइजीनिक भी होगा, वहाँ पे जो गैंग्स हैं वो ऑपरेट किया करते होंगे, उनके अगेंस्ट एक दूसरे के अगेंस्ट में आप देखिए कि अटैक्स वो करवाए जाते होंगे। तो इस तरीके का कंडीशन है वो एग्जिस्ट करता है। हमारे यूपीएससी के एग्ज़ाम से रिलेटेड क्या पता होना चाहिए, प्रिजन कौन सा सब्जेक्ट है, क्या स्टेट का सब्जेक्ट है, क्या प्रिजन आप देखिए कि स्टेट सब्जेक्ट है, स्टेट के डोमेन में आया करता है। सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए, सेकंड आपको जानकारी ये होना चाहिए कि हमारी कंट्री के अंदर में कुछ ऐसे भी एरिया हैं जहाँ पे ओपन प्रिजन का कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, कि मिनिमम जो सिक्योरिटी के जो प्रोविजंस ऐसे जो प्रिजनर होने चाहिए जो आप देखिए कि उनका बिहेवियर काफ़ी बेटर है, हीनियस क्राइम उन्होंने कमिट नहीं किया है, तो उसी समय में उनको ओपन प्रिजन में रखा जाता है। ऐसा नहीं है कि जो पर्सन है वो हीनियस क्राइम में भी इन्वॉल्व है उनको ओपन प्रिजन में रख दिया गया, उनको फ्री मूवमेंट अलाउ है। तो ओपन प्रिजन में जिन लोगों को रखा जाता है वो डे के समय में अपना कोई एक्टिविटी के लिए जा सकते हैं, आराम से वो डे के अंदर में कोई एक्टिविटी करके आते हैं, शाम के समय वो रिटर्न करते हैं प्रिजन एरिया के अंदर में। राजस्थान के अंदर में सांगानेर नाम की एक जगह है, जयपुर का ही पार्ट है सांगानेर, तो आप देखिए कि वहाँ पे ओपन प्रिजन है वो कॉन्सेप्ट एग्जिस्ट करता है, प्रिजन स्टेट का सब्जेक्ट है। सेकंड आपको क्या पता होना चाहिए, अमितवा रॉय पैनल के बारे में आपको पता होना चाहिए। गवर्नमेंट ने आप देखिए कि एक अमितवा रॉय पैनल है उसको कॉन्स्टिट्यूट किया था, उस पैनल के द्वारा भी यही बताया गया था कि हमारे जो प्रिजन हैं वो भी ओवर क्राउडेड हैं। मैक्सिमम जो प्रिजनर हैं वो कौन हैं, जो अंडर ट्रायल के अंदर में हैं। कुछ तो ऐसे भी लोग हैं जिनका केस ही स्टार्ट नहीं हुआ, कि जो ट्रायल है उनकी स्टार्ट ही नहीं हुई, वो कंटिन्यूस प्रिजन के अंदर में हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जिनका अगर जिस केस के अंदर में वो अंदर हैं उनको अगर कंप्लीटली जो पनिशमेंट दिया जाए तो वो पनिशमेंट भी उनको नहीं मिलेगा। आप देखिए कि जितना समय के लिए वो अंदर रहे हैं जेल के अंदर में हैं। तो ये सिचुएशन है हमारे यहाँ पे भी, प्रिजन्स का अनहाइजीनिक भी हैं, काफ़ी बार हमारे यहाँ पे भी क्लैश हैं वो आया करते हैं। सॉल्यूशन क्या है, ओपन प्रिजन लाया जाए। सेकंड आप देखिए कि यहाँ पे मोर जो जो प्रिजन्स हैं वो बनाए जाएं, कॉलोनियल एरा के ही लार्जर वे में स्टिल जो बिल्डिंग्स हैं वो एग्जिस्ट करती हैं। नेक्स्ट आप देखिए कि कॉलोनियल एरा के समय में एक हम सेल्यूलर जेल के बारे में भी रीड करते हैं। एक काला पानी का सज़ा हुआ करती थी, अंडमान एंड निकोबार का जो एरिया है वहाँ पे सेल्यूलर जेल है। और आप देखिए कि 1857 के उस रिवोल्ट के बाद में ब्रिटिश अथॉरिटीज़ ने भी यही प्रॉब्लम फेस किया था कि जो प्रिजन हैं वो तो काफ़ी कम थे, और जो हमारे फ्रीडम फाइटर्स को प्रिजन के अंदर में रख दिया करते थे,
किसी ना किसी चार्ज के बेसिस के ऊपर में। तो आप देखिए कि उनके पास में प्रिजन्स कम होने की वजह से उन्होंने आइसोलेटेड जो आइलैंड एरिया है अंडमान का, वहाँ पे उस जेल को डेवलप है वो किया था। नेक्स्ट अगर हम रीड करें स्टूडेंट्स, यहाँ पे मलकानगिरी असेंबली सीट के बारे में है। उड़ीसा का जब आप मैप देखते हो तो उड़ीसा का जो सदर्न एक्सटेंशन है, जो कि आप देखिए कि छत्तीसगढ़ आंध्र प्रदेश के साथ में एरिया शेयर करता है, और तेलंगाना का भी जो बॉर्डर एरिया है वो नियर बाई में ही है, डायरेक्टली शेयर तो नहीं होता है बट नियर बाई में ही सिचुएटेड है। तो कम्प्लीटली जो सदर्न का जो असेंबली सीट है उसके अंदर में लार्जर नंबर के अंदर में वोटर्स हैं, उनके नेम डिलीट हुए हैं SIR के ड्राइव के अंदर में। एग्जाम के पर्पज से फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम SIR के बारे में रीड करेंगे, क्या SIR को सुप्रीम कोर्ट ने वैलिड बताया है। सुप्रीम कोर्ट ने आप देखिए कि आर्टिकल 324 जो कि हमारे यहाँ पे इलेक्शन कमीशन को एम्पावर करता है इलेक्शन प्रोसेस को इंस्पेक्शन करने का, सुपरिंटेंडेंट करने का, तो उसी के थ्रू इसको वैलिड बताया कि इलेक्शन कमीशन का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि समय समय पे जो वोटर लिस्ट है उसको अपग्रेड किया जाए, उसको ट्रांसपेरेंट मैनर में सेटअप किया जाए। सेकंड, यहाँ पे जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है उसके थ्रू भी इसको वैलिड है वो बताया सुप्रीम कोर्ट ने। नेक्स्ट आप देखिए कि जब भी हम मलकानगिरी के बारे में रीड करेंगे तो एक हमने देखा कि सदर्न एक्सटेंशन है तो ये ऐसा एरिया, और बॉर्डर एरिया भी शेयर होता है, तो ये ऐसा एरिया है जहाँ पे जो नक्सल जो लोग हैं उनका कभी आप देखिए कि यहाँ पे डोमिनेंस वो हुआ करता था। फिर धीरे धीरे वहाँ पे एक स्वाभिमान अंचल नाम का इनिशिएटिव चलता है, स्वाभिमान अंचल नाम का इनिशिएटिव चलाया गया था, वहाँ पे जो ऑफिशियल्स हुआ करते थे, और उन्होंने इस एरिया को आप देखिए कि उस जो नक्सल का जो इफेक्ट है उससे ओवरकम किया। वहाँ पे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं वो चलाए गए, मेन स्ट्रीम के साथ में जो कनेक्टिविटी है वो वहाँ पे बूस्ट हुआ। तो ये अपना आंसर राइटिंग में आप कहीं ना कहीं यूटिलाइज कर सकते हो। कोई क्वेश्चन आपसे पूछा जाए, केस स्टडी के रूप से कोई पूछ लिया जाए, तो आप जो स्वाभिमान अंचल नाम का इनिशिएटिव था मलकानगिरी जो जो असेंबली एरिया है, जो रीजन का एरिया है उसके अंदर में, वहाँ पे कैसे उस एरिया को डेवलप किया गया, मेन स्ट्रीम से कनेक्ट है वो किया गया। एक डियादी नाम का ट्राइब भी मिलता है। तो ये कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन रीजन के बारे में हमने यहाँ पे देखा। नेक्स्ट आप देखिए कि स्टूडेंट्स यहाँ पे कोलंबो और उड़ीसा दोनों के ही बारे में मेंशन है, तो एक होमवर्क आपको देते हैं। होमवर्क आपको ये देते हैं, अब देखिए कि हमारे कंट्री में जो हमने इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के लिए जो लाइन को चूज किया है वो लाइन कौन सा है, 82.5 का जो लाइन है उसको हमने यहाँ पे चूज किया है। तो क्या वो श्रीलंका के वहाँ से भी पास करती है क्या? कुछ दिनों पहले हम इस टॉपिक को डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि अब अगर हम टाइमिंग का बात करें, सपोज कीजिए अगर टाइम हुआ है 11 AM का समय है, तो 11 AM का समय है तो श्रीलंका के अंदर में भी 11 AM का ही समय हुआ करता है। इंडियन स्टैंडर्ड जो टाइम लाइन है वही यहाँ पे इन्होंने अडोप्ट किया है। तो क्या ये जो लाइन है वो श्रीलंका से भी पास होती है क्या? सेकंड आपको बताना है ये क्या उड़ीसा से भी पास हुआ करती है क्या? तो इस तरीके से आपको ये देखना है, श्रीलंका से पास होती है, उड़ीसा से होती है, क्योंकि श्रीलंका ने तो इसको अडोप्ट भी किया है। नेक्स्ट अगर हम रीड करें तो स्टूडेंट्स वन महोत्सव के बारे में है। वन महोत्सव क्या होता है? क्या हमारे यहाँ पे आप देखिए कि कंट्री में जो प्लांटेशन का ड्राइव है वो चलाया जाए। फर्स्ट ऑफ ऑल आप देखिए कि गवर्नमेंट का एडवर्टाइजमेंट है, कुछ दिनों पहले हमने रीड भी किया था कि गवर्नमेंट एडवर्टाइजमेंट के रिगार्डिंग में कॉमन क्योज वर्सेज ऑफ इंडिया का जो केस है, सुप्रीम कोर्ट ने एक डायरेक्शन दिया था कि जब भी एडवर्टाइजमेंट आए तो कुछ लिमिटेड जो पर्सन है उन्हीं के फ़ोटो को यूज किया जाएगा, जैसे प्रेसिडेंट हैं, गवर्नर हैं, PM हैं, CM हैं और जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया हैं। तो उसी के थ्रू आप देखिए कि दिल्ली का जो चीफ मिनिस्टर हैं, हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं, उनके फ़ोटो को यूज किया गया। वन महोत्सव का ड्राइव हमारे इंडिपेंडेंस के समय ही स्टार्ट हुआ था। वन महोत्सव का जो कॉन्सेप्ट है वो कब स्टार्ट हुआ था? वो स्टार्ट हुआ था 1950 के समय में। 1950 के समय हमारे एक लीडर हुआ करते थे KM मुंशी साहब। इनको आप ड्राफ्टिंग कमेटी के अंदर में भी रीड करते हो, ड्राफ्टिंग कमेटी के भी पार्ट थे। पर अब देखिए कि KM मुंशी साहब के द्वारा इस वन महोत्सव को चलाया गया था। हमारा जो फर्स्ट वीक होता है जुलाई का, क्योंकि मानसून भी उसी समय में आता है, और आप देखिए कि फर्स्ट वीक ऑफ जुलाई के अंदर में इसको चलाया जाता है, प्लांटेशन हुआ करता है। गवर्नमेंट का अब जो इनिशिएटिव है एक पेड़ माँ के नाम, जिससे कि हाँ, और हमारा फॉरेस्ट पॉलिसी का टारगेट क्या है? फॉरेस्ट पॉलिसी 1988 का टारगेट है कि 33% जो लैंड एरिया है उसके ऊपर में फॉरेस्ट है वो होनी चाहिए। अभी जो संख्या है वो कितना है, कितना फॉरेस्ट कवरेज है हमारा प्रेजेंट? जो फॉरेस्ट सर्वे का रिपोर्ट आया था उसके अकॉर्डिंग में, ये आप कमेंट सेक्शन में बताना। फिर से आपके लिए एक होमवर्क है।
और होमवर्क में पार्टिसिपेट किया कीजिए, जिससे आपका बार बार रिवीजन होगा, बार बार रिवाइज होगा, बार बार आपको जो इन्फॉर्मेशन है वो मिलेगा। और अगर आप नहीं भी करते हो, होमवर्क में पार्टिसिपेट करते हो, तो रफ पेज को लेके बैठा कीजिए और जो भी कोई फैक्ट बताया दिया गया, जैसे ये बताया गया, तो रफली उसको लिख लेना। रफली लिखोगे, बार बार रिवीजन होता रहेगा। नोट्स बनाना है नहीं बनाना है ये आपका पर्सनल चॉइस है। न्यूज़पेपर खुद से रीड करना है या क्या करना है ये भी आपका पर्सनल चॉइस है, क्योंकि अल्टीमेट आपको, आप देखिए कि ब्यूरोक्रेट बनना है। और ये चीज़ अगर आपको सिखाई जाए कि ये कीजिए ये मत कीजिए, तो सम हाउ फिर आप जब फील्ड के अंदर में जाओगे तो डिसीजन कैसे लोगे। और इतना मेच्योर आपको होना चाहिए। वहाँ तो पब्लिक डीलिंग का काम रहेगा, यहाँ सिर्फ आपको बुक ओपन करना है और रीड करना है, बुक रीड करना है, नोट्स बनाने हैं, जो भी ये जो काफ़ी कंट्रोल मैनर के अंदर में है, आपके ऊपर ही डिपेंड करता है। जो पब्लिक मैनर का जो वर्क होता है वो वन ऑफ द हार्डेस्ट हुआ करता है, क्योंकि वहाँ पे आपको डायरेक्टली जनता से डील करना है। हर का मूड किस तरीके से है, उनकी प्रॉब्लम्स को सुनना है, उनको रिजोल्व भी करना है। तो इस तरीके से आप देखिए कि काफ़ी इजी प्रोसेस है। अभी आप इसमें जो भी करना है आप अपने अकॉर्डिंग में इसको प्लानिंग कीजिए। तो ये हमने वन महोत्सव के बारे में देखा, के.एम. मुंशी साहब के कंट्रीब्यूशन के बारे में देखा। के.एम. मुंशी साहब इनिशियली तो कांग्रेस के पार्ट में होते थे, बट बाद में इन्होंने स्वतंत्र पार्टी है उसको ज्वाइन किया था। स्वतंत्र पार्टी क्या है, किसने उसको इनिशिएट किया था? जो हमारे सी राजगोपालाचारी हैं, उनके द्वारा वो स्वतंत्र पार्टी है वो बनाई गई थी। फिर आप देखिए कि मानसून के बारे में बताया गया है, और वेस्टर्न घाट के एरिया का ये फ़ोटो है। ये फ़ोटो कर्नाटका के वहाँ का है। तो वेस्टर्न घाट के बारे में एक बार हम रीड करेंगे। क्यों रीड करेंगे? क्योंकि वो बारिश का हॉट स्पॉट हुआ करता है, काफ़ी ज़्यादा बारिश रिसीव होता है इस रीजन को। वेस्टर्न घाट बेसिकली स्टूडेंट जो तापी का एरिया है, तापी रिवर से लेकर कन्याकुमारी का एरिया है, तापी से कन्याकुमारी का एरिया, वहाँ तक ये सिचुएटेड है। कौन कौन से स्टेट इसके अंदर में आएंगे? तापी है तो गुजरात आएगा, गुजरात का स्पेशली जो डांग का एरिया आया करता है इसके अंदर में, डांग रीजन जो आया करता है, वलसाद है, नवसारी है। फिर आप देखिए कि महाराष्ट्र है, महाराष्ट्र इसमें आता है। महाराष्ट्र के अलावा स्टूडेंट्स कर्नाटका इसमें आता है, गोवा इसमें आता है, गोवा के बाद में केरला आता है, गोवा के बाद में केरला आता है, और तमिलनाडु का पार्ट भी इसका हिस्सा हुआ करता है वेस्टर्न घाट का। अब वेस्टर्न घाट के बारे में ये तो हमने देखा, कुछ इंपॉर्टेंट पासेज भी इस एरिया से निकलते हैं। तो इम्पोर्टेंट पासेज आपको पता होना चाहिए, जैसे कि थाल घाट है, जैसे कि थाल घाट है। थाल घाट के अलावा स्टूडेंट्स भोर घाट है, भोर घाट है, जहाँ पे अभी लैंडस्लाइड का भी एक न्यूज़ है। फिर आप देखिए कि एक पाल घाट है, एक पाल घाट है। तो ये इंपॉर्टेंट पासेज हैं इस वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में। अब वेस्टर्न घाट को डिवाइड किया जाता है इसके वेस्टर्न स्लोप के रूप से और ईस्टर्न स्लोप के अंदर में। तो ये जो वेस्टर्न घाट है, ये जो वेस्टर्न घाट है, इसका एक तो वेस्टर्न स्लोप है और एक ईस्टर्न स्लोप है। अब वेस्टर्न स्लोप का एरिया है, वहाँ पे कैसा फॉरेस्ट मिलता है? वहाँ पे फॉरेस्ट मिलता है ट्रॉपिकल एवरग्रीन, ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट वहाँ पे मिलेगा। फिर आप देखिए कि सेमी एवरग्रीन भी मिलता है। ऐसा नहीं है कि कम्प्लीटली ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, कुछ सेमी एवरग्रीन भी है। इस एरिया के अंदर में कौन सा मिलता है? इस एरिया में आपको मिलेगा जो मोइस्ट डेसिडियस हुआ करता है, ये मानसून फॉरेस्ट जिनको बोलते हैं, ईस्टर्न स्लोप की, वेस्टर्न घाट का ही दूसरा स्लोप। तो मानसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट जो हैं, ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट हैं, वो यहाँ पे मिला करते हैं। सेकंड, आपको बारिश का जो रेंज है उसके बारे में पता होना चाहिए। आप देखिए कि 70 से लेकर 200 तक का जो यहाँ पे रेंज है सेंटीमीटर का, वो बारिश हुआ करती है ईस्टर्न स्लोप पे। वेस्टर्न स्लोप पे तो 220 सेंटीमीटर से मोर बारिश, मीन्स 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा का बारिश आपको मिलेगा। नेक्स्ट आप देखिए कि ये हमने फॉरेस्ट एरिया के बारे में भी देखा। फिर यहाँ पे आपको ये पता होना चाहिए कि सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट है या ट्रॉपिकल एवरग्रीन है, तो क्या उनके पेड़ हैं वो लीव्स को शेड करेंगे क्या? उनकी पत्तियां गिरेंगी क्या? पत्तियां वहाँ पे नहीं गिरेंगी। एवरग्रीन फॉरेस्ट का एक प्रोसेस हुआ करता है, एक ही पेड़ के अंदर में आप देखिए कि फ्लावर आता है, नियर बाई पेड़ के अंदर में वहाँ पे पत्तियां हैं वो गिरती हैं, एक पेड़ के अंदर में फ्रूट्स हैं वो राइपनिंग सिचुएशन में है, तो वहाँ पे एक एवरग्रीन प्रोसेस मिलेगा। और कभी भी आपको सेम सभी जो पेड़ हैं एक साथ पत्तियां गिरा दे, इस तरीके का कॉन्सेप्ट आपको एवरग्रीन या जो हमारे वेट एवर इक्वेटोरियल फॉरेस्ट हैं उस एरिया में भी नहीं होता है। नेक्स्ट यहाँ पे आपको क्या पता होना चाहिए, ईस्टर्न स्लोप के अंदर में तो मानसून का है, डेसिडियस फॉरेस्ट है, तो पत्तियाँ वहाँ पे गिरेंगी। अब यहाँ पे अब हम कुछ
क्रॉप्स के बारे में भी देखते हैं। वेस्टर्न घाट के एरिया के अंदर में जो ओरिजिनली जो क्रॉप हुआ करती थी वो हुआ करती थी पेपर। पेपर मीन्स ब्लैक पेपर जो होती है, काली मिर्च जो हुआ करती है। फिर आप देखिए कि जो आप काफ़ी बार कोडम का जो है, जो कि केरल के वहाँ पे इसका हुआ करता है प्रोडक्शन, तो वो भी यहाँ पे होती थी। तो ये तो ओरिजिनली क्रॉप्स हैं वहाँ का। कुछ ऐसे भी क्रॉप हैं जो कि ब्रिटिश लोग लेके आए थे। कौन कौन सा क्रॉप लेके आए थे ब्रिटिश लोग? टी लेके आए थे। टी कहाँ होती है? टी हमने देखा वायनाड के एरिया के अंदर में हुआ करती है, केरल के वहाँ पे। और भी काफ़ी सारे एरिया हैं केरल के वहाँ पे। फिर कॉफ़ी है। कॉफ़ी आप देखिए कि हम काफ़ी बार बाबा बुदान हिल्स हैं जो कर्नाटका का, वहाँ पे रीड करते हैं। रबर भी होता है जो केरल के वहाँ पे। तो टी, कॉफ़ी, रबर बोर्ड का हेडक्वार्टर कहाँ पे है? कोटायम के अंदर में, जो केरल के वहाँ पे ही है। फिर आप देखिए कि ट्रोपिका है। और भी काफ़ी सारी क्रॉप हैं जो वहाँ पे कौन लेके आए? वो लेके आए हैं ब्रिटिश वाले लोग जब इंडिया में आते हैं। नेक्स्ट आपको ये पता होना चाहिए, अब हमने ईस्टर्न और वेस्टर्न स्लोप के बारे में देखा, तो हम यहाँ पे कुछ पेड़ों के बारे में भी रीड करेंगे। पेड़ों के बारे में क्यों रीड करेंगे? हो सकता है आपको ऑप्शन के अंदर में कुछ पेड़ दे दिए जाएं और क्वेश्चन पूछ लिया जाए कि ये कौन सा जो जो फॉरेस्ट का जो टाइप है उसके अंदर में मिला करते हैं। तो जब भी आप देखिए कि ट्रॉपिकल एवरग्रीन या सेमी एवरग्रीन फॉरेस्ट को आप रीड करते हो, तो वहाँ पे आपको जो पेड़ मिलेंगे ट्रॉपिकल एवरग्रीन में आपको पेड़ कौन कौन से मिलेंगे? आपको मिलेगा बेसिकली स्टूडेंट्स वहाँ पे रोजवुड, आपको रोजवुड मिलेगा। आपको वहाँ पे महोगनी मिलेगा, महोगनी मिलेगा। फिर आपको इबोनी मिलेगा, इबोनी मिलेगा। सिदार आपको मिलेगा वहाँ पे। अब यहाँ पे आता है मानसून फॉरेस्ट या ट्रॉपिकल डेसिडियस फॉरेस्ट। इसमें कौन कौन सा मिलेगा? इसमें आपको मिलेगा टीक, टीक डोमिनेटेड होगा, साल वहाँ पे होगा, टीक, साल, शीशम, शीशम, महुआ और सैंडलवुड, सैंडलवुड। तो ये बेसिक इन्फॉर्मेशन वेस्टर्न घाट के बारे में हम रिवाइज किए। हाईएस्ट पीक आपको पता ही होगा, अनाईमुडी जो हाईएस्ट पीक है इसका, और ये सब आपको पता है, वो होना चाहिए, क्योंकि ऐसे ही क्वेश्चंस हैं वो पूछ लिए जाते हैं। और रिवीजन के लिए ही तो न्यूज़पेपर हम इस तरीके से रीड करते हैं ना, कि कंटिन्यूस हमारा रिवीजन रहे, हम उस प्रोसेस में रहें, कि एकदम से एग्ज़ाम के लिए हम याद ना करें, हमेशा उस प्रोसेस में बने रहें। फिर नेक्स्ट है नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट के बारे में। गवर्नमेंट का प्रपोजल है कि नंबर ऑफ पर्सन्स के बेसिस पे कुछ लिमिटेशन लगाया जाए। तो अब आप देखिए कि यहाँ पे जो तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने लिखा है कि जो नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट में जो चेंज होगा उसमें कुछ प्रॉब्लम्स हो सकता है, और जो एग्जिस्टिंग यहाँ पे जो एंटाइटलमेंट है उसी को रिटेन करना चाहिए, कि जो 35 kg के जो ग्रेन्स प्रोवाइड किए जाते हैं एवरी हाउस होल्ड को, वो यहाँ पे दे दिए जाएँ, जो कि अंत्योदय अन्न योजना के थ्रू दिए जाते हैं। तो एक उनके द्वारा एक लिखा गया है कि चेंजेज ना किए जाएं। करूर का एरिया है जहाँ पे कभी स्टीम्पीड हुआ था। स्टीम्पीड मीन्स की भगदड़ मचा था। और आप देखिए कि जो जिनका गवर्नमेंट है अभी तमिलनाडु के अंदर में, उनका ही वो पॉलिटिकल रैली था, तो उसके लिए डीएम के नाम का जो पार्टी है वो कोर्ट में अप्रोच किए हैं। एग्जाम के पर्पज़ से इम्पोर्टेंट नहीं है, जस्ट न्यूज़ के साथ में था, तो वो हम उसको एडिट नहीं कर पाए, इसको रिमूव है वो नहीं कर पाए। नेक्स्ट आप देखिए कि हमारा जो मुंबई का एरिया है उसके बारे में मेंशन है कि मुंबई के वहाँ पे अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर का जो कंसर्न बताया गया है। जब भी हम अर्बन इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में रीड करते हैं, आपको हमारा जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 11 है उसके बारे में पता होना चाहिए। गोल में टारगेट क्या रखा था हमने, कि हमें जो सिटीज़ हैं, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको डेवलप करना है, सस्टेनेबल सिटीज़ हैं उनको इस्टेब्लिशमेंट में लाना है। अब यहाँ पे हमारे अर्बन एरिया में लोग माइग्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि अर्बन सेंटर्स आर द ग्रोथ इंजन ऑफ इकोनॉमी। लोग अपना बेटर अपॉर्चुनिटी के लिए वहाँ पे जाते हैं, एम्प्लॉयमेंट में बेटर अपॉर्चुनिटी हो, फैसिलिटीज़ की यूटिलाइजेशन में हो, सर्विसेज के लिए हो, तो इस वजह से लोग अर्बन एरिया के लिए माइग्रेट हैं वो करते हैं। समय के साथ में मुंबई के वहाँ पे ऐसे जो सिचुएशंस देखने के लिए मिला है कि अर्बनाइजेशन के अंदर में प्रॉब्लम्स आने लगी हैं, स्पेशली मानसून के समय में। और मानसून के समय वहाँ पे आसपास का जो कोंकण कोस्ट है, जो वहाँ पे लैंडस्लाइड का जो इशू हुआ है बोरघाट के अंदर में, उन सभी के बारे में मेंशन करते हुए यही कहा गया है कि इम्प्रूवमेंट किया जाए। अर्बन एरियाज़ में इम्प्रूवमेंट का ज़रूरत है, क्योंकि टू मच प्रेशर उन पे इंक्रीज होने लगा है लोगों के माइग्रेशन की वजह से। तो उस तरीके का हमें स्मार्ट सिटीज़, अर्बन जो सस्टेनेबल सिटीज़, उसका रिक्वायरमेंट है। तो ये पॉइंट्स बार बार मानसून के समय आएंगे, इनको आप रिवाइज करते रहना। रसिया यूक्रेन वॉर के बारे में है
कि 2022 के समय रसिया ने इन्वेजन किया था, तो उस समय सभी लोगों ने कहा था कि कुछ दिनों के अंदर में मैक्सिमम जो कहा गया था डिस्कशन में, यूक्रेन को रसिया कैप्चर करेगा। बट आप देखिए कि ये यूक्रेन का एक विल पावर ही है कि यूक्रेन कंटिन्यूस सस्टेन किया है, उसको वेस्टर्न कंट्रीज ने भी सपोर्ट दिया है, बट 4 ईयर्स के अंदर में ओनली 20% ऑफ यूक्रेन है जिसको रसिया यहाँ पे कैप्चर है वो कर पाया है। तो और अब समय के साथ में ऐसा होने लगा है कि वॉर सिचुएशन है जिसमें रसिया को भी डैमेज है, डे बाई डे बेसिस के ऊपर में यूक्रेन को भी डैमेज है, और ह्यूमन लाइफ का लॉस तो नेचुरल है। तो आप देखिए कि दोनों कंट्रीज़ को एक एग्रीमेंट पे पहुंचना चाहिए, म्यूचुअल कंसेशन को यहाँ पे कंसीडर करते हुए इस वॉर सिचुएशन को एंड है वो किया जाए। तो एक यहाँ पे प्रपोजल बेसिस पे ये बताया गया। नेक्स्ट आपको क्या पता होना चाहिए, राइट टू वोक के बारे में होना चाहिए। समय समय पे सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इसको रिकॉग्नाइज किया जाता है। जब आप देखिए कि डिस्कशन का पार्ट आता है कि जो राइट टू वोक है कि आप यहाँ पे अपना राइट के थ्रू वोक कर सको, स्पेशली इसके ऊपर में फुटपाथ का जो एरिया है उसके ऊपर में। आप देखिए कि सुप्रीम कोर्ट ने रिसेंटली इसको आर्टिकल 19 का जो क्लोज 1 है उसका जो डी नंबर का राइट है जिसमें आपको मूवमेंट के बारे में बताया गया है, उसके थ्रू जो राइट टू वॉक है उसके बारे में मेंशन किया। आर्टिकल 21 का पार्ट भी इसको बताया गया कि जो आपका राइट टू लाइफ है उसके थ्रू भी आप मूवमेंट को यहाँ पे कैरी आउट है वो कर सकते हो। तो ये तो समय समय पे सुप्रीम कोर्ट रिकॉग्नाइज करता है केस के अंदर में। कभी आप देखिए कि इसके रिगार्डिंग एक पेडिस्ट्रियन के पर्सपेक्टिव से एक सोशल मीडिया का पोस्ट था जो इसी में मेंशन है इस आर्टिकल में, कि किसी पर्सन ने लिखा था कि जो पेडिस्ट्रियन पर्सन है रोड टैक्स नहीं देते हैं, तो उनको उनका क्लेम है वो नहीं होना चाहिए रोड के ऊपर में, क्योंकि उनको इस तरीके से जो फैसिलिटी है वो नहीं मिलना चाहिए। अब ये हमारे यहाँ पे अर्बन एरियाज़ के अंदर में एक तो वॉक का इम्पोर्टेंस क्यों है, हेल्थ के लिए भी इम्पोर्टेंस है। हमारे अर्बन एरिया इस तरीके से नहीं है, प्रॉपर वॉकिंग डिस्टेंस नहीं है। किसी अर्बन एरिया में आप देखिए कि कुछ यहाँ पे 100 मीटर 200 मीटर का कोई एक एरिया मिलेगा जिसमें काफ़ी अच्छी कंडीशंस होंगी। तो वॉक का सिचुएशन बहुत इंपॉर्टेंट है, हेल्थ के लिए भी, मॉडर्निटी के लिए भी वो होना चाहिए उसका पार्ट। इसको समय समय पे कोर्ट रिकॉग्नाइज ना करे, हमारी लोकल बॉडीज़ हैं वो इसको एग्जिस्टेंस में लेके आएँ। नेक्स्ट यहाँ पे क्वेड के फ्यूचर के बारे में है। जापान का जो पीएम है जो सनाई तकाइची हैं, उनका फर्स्ट इंडिया के लिए विजिट हुआ था, और फ्री ओपन इंडो पैसिफिक के बारे में उन्होंने मेंशन किया था। अब आप देखिए कि इंडो पैसिफिक ये जो टर्म है जो 2017 के समय में जब क्वेड एग्जिस्टेंस में आता है, और उस समय के अंदर में जो जापान के जो पॉलिटिकल लीडर हुआ करते थे शिंजो अबे, उन्होंने इसको प्रमोट किया था इस इंडो पैसिफिक को। अभी ये कंसर्न का सिचुएशन में क्यों है, एक तो क्वेड का मीटिंग है वो नहीं हो रहा है, क्वेड का मीटिंग इंडिया को ऑर्गेनाइज करना है, यूएस इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। यूएस ने अपना एक कमांड है जिसका नाम इंडो पैसिफिक के ऊपर में किया था, इंडो पैसिफिक उस कमांड का नाम उन्होंने फिर से पैसिफिक कमांड के रूप से किया है। तो यूएस का जो इंटरेस्ट है वो डिक्लाइन में मिलता है। यूएस ने आप देखिए कि चाइना के साथ में भी इंगेजमेंट को यहाँ पे इंक्रीज करने का कोशिश किया था, उन्होंने G2 के नाम से भी उसको डिस्क्राइब किया था। तो स्टूडेंट चाइना को ही काउंटर करने के लिए जो इंडो पैसिफिक है उसको प्रमोट किया गया था, स्पेशली जापान के द्वारा इसको प्रमोट है, वो चाइना को काउंटर करने के लिए किया गया। यूएस भी इन कंट्रीज को इसी वजह से यूटिलाइज करता था कि जो चाइना को यहाँ पे काउंटर है वो कर सके। अब ये तो कुछ बेसिक इन्फॉर्मेशन है क्वेड के बारे में। जो 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 यहाँ पे नेम का जो अपॉर्चुनिटी था वो एक लूजिंग सिचुएशन में है, अपीयर से लूजिंग सिचुएशन में आपको मिलेगा। बट क्या इसका ये सिर्फ एक सिक्योरिटी डायलॉग था या कुछ इसका और भी पॉजिटिव रिजल्ट्स रहे हैं? आप देखिए कि क्वेड जब 2017 में क्वेड एज ए सिक्योरिटी डायलॉग के रूप से स्टार्ट होता है, बट कोविड के समय 2021 के समय ये अपने पीक के ऊपर में पहुंचता है, जिसमें टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र का बात हो, यहाँ पे जो कंटिन्यूस सप्लाई चेन है उसको क्रिएट करना हो। सप्लाई चेन के अलावा आप देखिए कि रिसेंटली इसके जो कंट्रीज हैं उन्होंने एक और कमिट किया था कि 20 बिलियन यूएस डॉलर का वो यहाँ पे इन्वेस्टमेंट को कैरी आउट करेंगे, जो कि क्रिटिकल मिनरल्स के सप्लाई के लिए इम्पोर्टेंट रहेगा, फिर आप देखिए कि अब अल्नीनो के बारे में है। अल्नीनो एक वेदर कंडीशन है जिसमें जो रेनफॉल है वो कम हुआ करता है। तो ये जो रेनफॉल है वो कैसे हमारे यहाँ पे इम्पैक्ट करेगा, तो फर्स्ट यहाँ पे एग्रीकल्चर पर्सपेक्टिव से बताया गया है कि एग्रीकल्चर के अंदर में स्टिल हमारा पॉपुलेशन का इंगेजमेंट है वो 55% है।
फिर आप देखिए कि वो जो इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन तो एग्रीकल्चर का कम है, लोगों का एंगेजमेंट ज़्यादा है इस सेक्टर के अंदर में, बट आप देखिए कि लोग अगर यहाँ पे डिपेंड करते हैं, खरीफ का क्रॉप है उसमें प्रोडक्शन नहीं होता है, तो ओवरऑल इकोनॉमी, रूरल इकोनॉमी को ये इम्पैक्ट करेगा, रूरल इकोनॉमी को इम्पैक्ट करेगा। एनर्जी पर्सपेक्टिव से भी एक रिपोर्ट है कि एल नीनो की वजह से हमारे यहाँ पे हाइड्रो पावर है और जो भी हमारे पावर प्रोडक्शन के जो एरियाज़ हैं उसको भी इम्पैक्ट हो सकता है। क्या बार एसोसिएशन कम्प्लीटली यहाँ पे रिफ्यूज कर सकते हैं कि अक्यूज्ड पर्सन को कोई रिप्रेजेंट ना करे? स्टूडेंट, जब भी हम फेयर ट्रायल के कॉन्सेप्ट के बारे में रीड करते हैं, जब भी हम, तो आप देखिए कि एक्सेसिबिलिटी यहाँ पे फेयर ट्रायल के लिए किसके ऊपर डिपेंड करता है कि आपका जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो होना चाहिए। जब भी आपका फेयर ट्रायल माना जाएगा कि आपको लीगल सेक्टर में अच्छा रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे मिला है। तो स्टूडेंट्स, ये बेसिकली शो ये करता है कि हमारा जो आर्टिकल 22 है, आर्टिकल 22 है वो क्या मेंशन करता है? वो मेंशन ये करता है कि किसी भी अरेस्ट पर्सन को जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है, जो लीगल यहाँ पे जो लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो डिनाई नहीं किया जा सकता है। लीगल रिप्रेजेंटेशन या कंसल्टेशन हो सकता है। आर्टिकल 39A है, वो क्या बोलता है? वो फेयर एंड लीगल एड के बारे में बोलता है। अगर किसी को नहीं मिला है तो स्टेट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि लीगल एड उसको प्रोवाइड किया जाए। और कभी हमारा देखिए कि लीगल सिस्टम का ये पॉजिटिव भी है कि किसी टेररिस्ट पर्सन जिन्होंने मुंबई अटैक को किया था उसको भी लीगल रिप्रेजेंटेशन है वो प्रोवाइड किया गया था। तो बार एसोसिएशन के इस तरीके के जो रिजोल्यूशंस हैं जिनको काफ़ी बार कोर्ट ने रिजेक्ट किया है, अलग अलग केस यहाँ पे बताए गए हैं। हमारे जो प्राइम मिनिस्टर इंडिया हैं, प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया हैं, वो आप देखिए कि 3 नेशंस के ट्रिप के लिए गए हैं। जो सबसे पहले इंडोनेशिया के वहाँ पे विजिट रहेगा। इंडोनेशिया का कैपिटल है वो कौन सा है? कैपिटल है जकार्ता। इंडोनेशिया के विजिट के अंदर में हमारा जो एक्ट ईस्ट पॉलिसी है उसको यहाँ पे प्रमोट करने का हमारे पास में एक इम्पोर्टेंट एक्ट ईस्ट का जो पॉलिसी है, इम्पोर्टेंट एक पिलर है। इसके जो लीडर हैं वो इंडिया के विजिट के लिए भी आए थे रिपब्लिक डे के सेलिब्रेशन के दौरान में। फिर आप देखिए कि योग्यकर्ता जो सिटी है, योग्यकर्ता सिटी का एक योग्यकर्ता प्रिंसिपल किसके लिए है स्टूडेंट? योग्यकर्ता सिटी के वहाँ पे एक टेम्पल एरिया है जहाँ पे प्राइम मिनिस्टर विजिट करेंगे। फिर इसके अलावा टेम्पल के अलावा आप देखिए कि वहाँ पे जो शैडो पपेट्री जो हुआ करती है, इंडोनेशिया का एक शैडो पपेट्री हुआ करता है। तो शैडो पपेट्री के थ्रू उनका जो वेलकम है वो किया गया है प्राइम मिनिस्टर का। कुलित उस पपेट्री को बोला करते हैं। हमारे यहाँ पे शैडो पपेट्री कौन सा है? एक तो आप देखिए कि रावण छाया हुआ करती है। रावण छाया कहाँ होती है? उड़ीसा के वहाँ पे हुआ करती है क्या? तो ऐसे हमारे यहाँ पे कुछ शैडो पपेट्री भी वर्क करते हैं। सभी शैडो पपेट्री आप कमेंट सेक्शन में बताना, ये आपका होमवर्क है। शैडो पपेट्री ही बताना, स्ट्रिंग पपेट्री मत बताना, क्योंकि जो कठपुतली जो आया करती है वो स्ट्रिंग पपेट्री का पार्ट है। और स्टूडेंट्स, इंडोनेशिया के बाद में हमारे जो प्राइम मिनिस्टर हैं वो जाएंगे ऑस्ट्रेलिया के लिए और उसके बाद में न्यूजीलैंड के। वहाँ पे उन कंट्रीज़ के साथ में भी इंगेजमेंट रहेगा। तो इसको हम फ्यूचर के समय रीड करेंगे क्या क्या वहाँ पे डेवलपमेंट हुआ है। नेक्स्ट आप देखिए FCRA के जो रूल्स में चेंज किया गया है कि NGO जो है वो 5 कैटेगरी में अपने आप को कैटेगराइज करें। उनमें कुछ सब कैटेगरीज हैं, फ़ी उसको देना होगा। तो उन सभी के रिगार्डिंग में यहाँ पे जो स्टेट के जो चीफ मिनिस्टर हैं मेघालय के, उन्होंने लिखा है कि इसको रिकन्सिडर करना चाहिए। हमारा जो सेंसस होगा जिसमें कास्ट का कैलकुलेशन होगा, फर्स्ट टाइम कास्ट कैलकुलेट किया जाएगा जो कि पब्लिश भी होगा बाद में। तो आप देखिए उसका कॉलम है, उसका प्रैक्टिस को बताया गया और ये फर्स्ट टाइम होगा। लास्ट टाइम 1931 जो ब्रिटिश एरा के समय में हुआ था। UNSC का जो सिक्योरिटी काउंसिल है, UNSC सिक्योरिटी काउंसिल, जिसमें 10 नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं, 2 ईयर का उनका टर्म होता है। तो इंडिया ने अपना जो नया मेंबरशिप के लिए अपना एक जो कैंपेन है वो स्टार्ट किया है कि नॉन परमानेंट के रूप से उनको फिर से मेंबरशिप मिले। मल्टीपल टाइम्स इंडिया मेंबर बन चुका है, 7 या 8 टाइम्स इंडिया इसका मेंबर है वो रहा है। हमारे यहाँ पे FPI जो स्पेशली बॉन्ड सेक्टर के अंदर में FPI है वो क्यों इंक्रीज हुआ? क्योंकि आप देखिए कि गवर्नमेंट ने अभी कुछ रिलैक्सेशन दिया है, क्योंकि हमारा आउटफ्लो इंक्रीज हुआ था प्रीवियस मंथ के दौरान में। तो गवर्नमेंट ने इसको रिलैक्सेशन यहाँ पे प्रोवाइड किया है। अब ये स्टेबल इसको नहीं बोल सकते। वैसे भी आप देखिए कि FPI के थ्रू जो भी इन्वेस्टमेंट आता है, जो भी पैसा आता है, उसको स्टेबल नहीं बोला जा सकता है। इसको हॉट मनी भी बोलते हैं। हॉट मनी का मतलब क्या है कि जब तक वहाँ पे कंडीशंस ऐसा है हमारे मार्केट का तो लोग आएंगे। जब कंडीशंस नहीं रहेगा तो वो इससे आउटफ्लो भी करेंगे, इससे निकल के भी जाया करते हैं। तो अभी रिसेंटली जो कैपिटल गेन टैक्स के बारे में जो चेंजेस किए गए हैं, इस वजह से ये हुआ है।
फिर आप देखिए कि वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से यहाँ पे मेंशन है, वर्ल्ड के पर्सपेक्टिव से क्या बताया गया कि इजराइल ने सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान के वहाँ पे अटैक किया है। इजराइल और हिजबुल्लाह का आप देखिए कि एक ट्रूस भी एग्जिस्ट करता है, बट उनके द्वारा अटैक्स हैं वो कंटिन्यूस यहाँ पे किए गए। कल इजराइल के लीडर का एक स्टेटमेंट था कि वो चाहते हैं कि कुछ ऐसे विलेज एरिया जो कि सदर्न पार्ट ऑफ लेबनान में है वो उनको अनेक्स करें, तो एक ऐसा भी स्टेटमेंट था। डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कोंगो के बारे में है जो कि सेंट्रल पार्ट ऑफ अफ्रीका के अंदर में है। कोंगो के वहाँ पे इबोला का आउटब्रेक हुआ था, 500 जो डेथ हैं कैजुअलिटीज़ हैं उनको ये बताता है, और बताता ये है टोटल जो नंबर ऑफ डिटेक्ट केसेज हैं जिसमें कुछ लोग हैं जिनका डेथ यहाँ पे हुआ है। ओवर द ईयर्स, ओवर द समय आप देखिए कि जो यहाँ पे जो हेल्थ वर्कर्स हैं उन्होंने काफ़ी कुछ कंट्रीब्यूट किया है उस एरिया के अंदर में। इशू क्या है, इशू ये है कि जहाँ पे ये आउटब्रेक हुआ वो एरिया आप देखिए कि जो कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड है, और कन्फ्लिक्ट अफेक्टेड होने की वजह से वहाँ पे हेल्थ पर्सनल्स के अगेंस्ट में भी जो अटैक हैं वो देखने के लिए मिलते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे स्टूडेंट्स फॉरेस्ट फायर के बारे में है। यूरोप के अंदर में टेम्परेचर में चेंज आया था, कंटिन्यूस वहाँ पे समर देखने के लिए मिला था। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी डैमेज हुआ था क्योंकि वहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इस तरीके के टेम्परेचर के लिए नहीं बना है। अब स्टूडेंट्स वहाँ पे फॉरेस्ट फायर का न्यूज़ है वो आया है। फॉरेस्ट फायर भी किसी एक कंट्री में नहीं हुआ, काफ़ी सारे में हुआ है। जैसे कि वहाँ पे फॉरेस्ट फायर हुआ है पोर्तुगल और स्पेन का एरिया है, जो पोर्तुगल का एरिया है, जो स्पेन का एरिया है, फिर आप देखिए कि फ्रांस का एरिया है और ग्रीस का एरिया है, ग्रीस का जो एरिया है वहाँ पे ये हुआ है। और पोर्तुगल और स्पेन के बारे में जब भी हम रीड करते हैं आपको पता होना चाहिए वो आइबेरियन पेनिनसुला का पार्ट हैं दोनों। आइबेरियन पेनिनसुला है वो वहाँ पे जहाँ पे इसके कंट्रीज इसके पार्ट हुआ करते हैं। सीरिया नाम का जो कंट्री है वहाँ पे बशर अल असाद का रूल होता था, उनको टोपल डाउन करते हुए, उनको रिमूव करते हुए अहमद अल सारा ने आप देखिए कि पावर को टेक ओवर किया था। HTS नाम का जो ऑर्गेनाइजेशन है उसके वो हेड होते थे, जो कभी आप देखिए कि कंट्रीज ने उसको रेस्ट्रिक्ट भी किया था। अब उन्होंने पावर को टेक ओवर किया है तो वहाँ पे फ्रांस के लीडर गए हैं। एक पहले आप देखिए कि वेस्टर्न कंट्री के लीडर हैं जो कि सीरिया के लिए विजिट किए हैं। क्या सीरिया मेडिटेरियन सी के साथ अपना एरिया शेयर करता है? यस स्टूडेंट्स, किया करता है। लेबनान के नॉर्दर्न पार्ट के अंदर में भी सीरिया का एरिया है वो आया करता है। फिर आप देखिए कि चाइना ने एक जो यहाँ पे जो मिसाइल है उसका टेस्टिंग किया है। चाइना ने ये टेस्टिंग किया है कहाँ पे? पैसिफिक के एरिया के अंदर में। और रिसेंटली आप देखिए कि ऑस्ट्रेलिया ने एग्रीमेंट साइन किया है किसके साथ में? फिजी के साथ में। तो चाइना इसको एज ए हो सकता है एज ए कंसर्न के रूप से उन्होंने फायर किया हो यहाँ पे। तो ये जो फायर है, जो इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल है, चाइना का ये जो डिसीजन है इसको रसिया ने यहाँ पे एंडोर्स भी किया है, मीन्स उसको पॉजिटिव बताया है कि उसको राइट है अपना जो मिसाइल टेस्टिंग का। फिर आप देखिए कि चाइना का और रसिया का जो एक एक्सरसाइज भी हुआ है, जो उसका ईस्टर्न पोर्ट का एरिया है वहाँ पे उन्होंने एक्सरसाइज को कंडक्ट किया है, नेवल एक्सरसाइज को। नॉर्वियन सी के एरिया के अंदर में रसिया के कुछ एयरक्राफ्ट मिले हैं तो उसके बारे में मेंशन है। और अभी नाटो का जो समिट होने वाला है, नाटो का मीटिंग कहाँ पे होगा? अंकारा टर्की के वहाँ पे। और उससे पहले इस तरीके से रसिया के फोर्सेज मिलना, वो ब्रिटिश जेट्स हैं उन्होंने उसको इंटरसेप्ट यहाँ पे किया है। हमास के द्वारा उनका जो गवर्निंग बॉडी हुआ करती है जिसके थ्रू हमास जो है वो गजा स्ट्रिप के वहाँ पे रूल करता है, तो उन्होंने इसका गवर्निंग बॉडी है उसको यहाँ पे डिजोल है वो किया है, गवर्निंग बॉडी को डिजोल किया है। और ये वही गवर्निंग बॉडी है जिसको अगर आप देखिए कि डेट जो बोर्ड ऑफ पीस जो कॉन्स्टिट्यूट हुआ था प्रेसिडेंट ट्रम्प का लीडरशिप के अंदर में, उन्होंने भी इसको डिजोल करने के लिए कहा गया था। 2006-7 के समय से जब फतेह नाम का एक मूवमेंट होता है और उसके बाद में आप देखिए कि हमास जो है वो पावर को कंट्रोल करता है गजा स्ट्रिप के वहाँ पे। फिर तेहरान के लोग जो इकट्ठे हुए हैं जो सुप्रीम लीडर के लास्ट राइट्स के लिए, उसको बताया गया। और रसिया यूक्रेन कन्फ्लिक्ट के बारे में है। तो स्टूडेंट्स, ये आज के न्यूज़पेपर का कुछ बेसिक न्यूज़ था, जो भी आपको मिला है उसको रीड करना, रिवाइज करना, और आप देखिए कि कमेंट सेक्शन में बताना जो होमवर्क आपसे पूछा गया है। थैंक यू स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच।